राजीव सर, स्वागत है आपका एग्री टॉक पे। पंजाब के पहले गेस्ट हमारे शो पे। कैसे हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू अभिनव जी, आपने मुझे बुलाया। पंजाब में खेती कैसी है अभी? वहाँ पे एग्रीकल्चर का कैसा अभी सीन है? एग्रीकल्चर में देखिए, जो भी एडवांसमेंट्स होती हैं शुरुआत पंजाब से ही हुई है। आप मैकेनाइजेशन की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आप बात करें। आज के पॉडकास्ट में हम आपके ग्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम दो तरह के जो प्लांट्स हैं उसको जोड़ के एक सिंगल प्लांट बनाते हैं, जिसमें रूट वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट प्लांट का रहता है और ऊपर वाला जो सायन पोर्शन है तो जिसमें फ्रूट लगेगा वो डिफरेंट प्लांट का होता है। कलर्ड कैप्सिकम में भी 1-1.5 किलो पर प्लांट रेगुलर में मिल रहा था और ग्राफ्टिंग में 3.5-4 किलो, 5 kg। नॉर्थ इंडिया में 5 किलो पर प्लांट मिल रहा है। ये मुमकिन है? बिल्कुल। तो पता लगा कि हिमाचल में जो टोमेटो फार्मर्स हैं उनको जड़ की एक बीमारी काफ़ी किसानों का बढ़ रहा है। इस वजह से काफ़ी लोग टोमेटो लगाना छोड़ दिए हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि हम ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स अगर यहाँ सेल करें, टोमेटो के 1 लाख प्लांट्स लाके हमने फार्मर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए पहले, और इतने जगह जो लगा उसमें हमने घूम घूम के देखा कि एक भी प्लांट में हमें बैक्टीरियल विल्ट नहीं दिखा। ये प्रोसेस कोई भी प्लांट का उदाहरण लेके समझा सकते हैं? ग्राफ्टिंग आप कैसे करते हैं, कहाँ से क्या लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर राजीव जी, जो कि है पंजाब से। ये हमारे शो पे पंजाब के पहले गेस्ट हैं और आज के एपिसोड में हमने इनके काम के बारे में डिस्कस किया है, जो कि है ग्राफ्टिंग में। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ग्राफ्टिंग के सीडलिंग या नर्सरी के क्या लाभ होते हैं किसान के लिए, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। हमने समझा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में किसान कैप्सिकम के एक प्लांट से 5 किलो यील्ड ले पा रहा है। जी हाँ किसान भाई और बहनों, एग्री टॉक के हर एपिसोड से हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, और इस एपिसोड में मैं वादा करता हूँ आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। इस एपिसोड को देखिए, ध्यान से देखिए। हमने इस एपिसोड को 2 एंगल से शूट किया है, एक किसान के लिए और दूसरा अगर आप एक नर्सरी का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपके लिए, कैसे आप मार्केट में बेहतर प्राइस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अगर वेदर चेंजेस आए, हमारे वातावरण में प्रॉब्लम आए तो हम तभी भी अच्छा फसल कैसे प्राप्त करें, ऐसे कई सारे पॉइंट्स में हमने आज के एपिसोड में डिस्कस किया है। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि आगे आपके लिए हम कैसे एपिसोड्स बनाएं, और साथ ही साथ यूट्यूब हमारे वीडियो को नए ऑडियंसेस तक। राजीव सर, स्वागत है आपका एग्री टॉक पे। पंजाब के पहले गेस्ट हमारे शो पे। कैसे हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू अभिनव जी, आपने मुझे बुलाया। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है पूरे भारत के एग्रीकल्चर को समझना, पूरे एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम को समझना। एंड आई थिंक आप जो काम कर रहे हैं वो एक अलग ही सेक्टर है। ग्राफ्टिंग का आप काम कर रहे हैं, ऑर्चर्ड का फार्मिंग भी कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपके ग्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप बीएससी किए, फिर बाकी का कहीं और काम किए, फिर देन यू केम बैक टू बीइंग अ फार्मर एग्रीकल्चर में। तो ये जर्नी कैसे हुई सर? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। हम्म। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी है, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं मैं पढ़ा हूँ। उसके बगल में एक यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो जीवी पंत यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है हॉर्टिकल्चर में। वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। वीएनआर सीड्स की एक नई कंपनी थी, वीएनआर नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। तो उसमें मैंने 4.5 साल काम किया है। उसमें हम लोग गुआवा के प्लांटिंग मटेरियल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते थे। मेरा काम उसमें फार्मर्स को सर्विस देना और नॉर्थ इंडिया में सेल्स करना था। तो उस कंपनी में काम करते हुए काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला ऑल ओवर इंडिया। हम काफ़ी फार्मर्स से मिले, जिसमें हमें तरह तरह के सॉइल पे और तरह तरह की क्लाइमेट में किस तरह की क्रॉप्स हो रही हैं और फार्मर कितना अर्न कर रहे हैं उसके बारे में पता लगा। वहाँ से प्रभावित होके, उन लोगों से प्रभावित होके मैंने खुद भी फार्मिंग करने का डिसीजन लिया 2017 में। अच्छा। तो 2017 में जॉब क्विट करके मैंने पहले स्टार्ट किया, एक लगाया ऑर्चर्ड था 5 एकर्स का पंचकुला के पास। वो मैंने लीज पे लिया था और पहले साल हमने बहुत अच्छा उससे प्रॉफिट निकाला। तो उसके बाद फिर हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए 4 इन्वेस्टर्स और मिले थे मुझे बद्दी से। तो उनके साथ मिलके हमने 55 एकर्स का एक लैंड लीज पे लिया
उसमें हमने 25 एकर्स में गुआवा लगाया। हम्म। और उसके साथ साथ जब हम वीएनआर में थे तो हमने ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स का भी छत्तीसगढ़ में काम शुरू करवाया था। कई फार्मर्स के हमने फीडबैक देखे थे जो ग्राफ्टिंग से, जहां नॉर्मल बैंगन से आप 10 किलो पर प्लांट ले सकते हैं, तो ग्राफ्टेड बैंगन से 80 केजी पर प्लांट तक फार्मर्स ले 80 रहे थे। किलो 80 किलो आप पर कह रहे प्लांट। 10 किलो पर प्लांट से 80 किलो? हाँ, तो उसमें जो अभी भी आप अगर चेक करेंगे तो वो न्यूज़ था, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम आया था, और टाइम्स ऑफ इंडिया की काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी वो। शशि दिवाकर वो फार्मर का नाम था। तो शशि बस्तर के कुमार वो। नाम का किसान था जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया बैंगन के हाँ फार्मिंग हाँ में। हाँ, तो क्या वो था ये रिकॉर्ड एग्जैक्टली? उसमें जो मैक्सिमम यील्ड उन्होंने लिया था, मतलब उनका एकड़ से थोड़ा कम एरिया था, लेकिन अगर एकड़ में उसको कन्वर्ट करें तो उन्होंने 180 टन्स पर एकड़ का यील्ड लिया हुआ था बैंगन में, जो कि उस समय बहुत बड़ा रिमार्क था। वैसे एवरेज जो वहाँ की यील्ड थी वो 40-50 टन्स आती थी। 4 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा। ऐसा क्या किया उन्होंने? ग्राफ्टिंग ओनली। ग्राफ्टिंग में होता क्या है, ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम 2 तरह के जो प्लांट्स हैं उसको जोड़ के एक सिंगल प्लांट बनाते हैं, जिसमें रूट वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट प्लांट का रहता है, और ऊपर वाला जो सायन पोर्शन है, जिसको हम सायन बोलते हैं, जिसमें फ्रूट लगेगा, वो डिफरेंट प्लांट का होता है। तो मान लीजिए आपको टमाटर आपको जो पसंद है हम्म वो आप लगाना चाहते हैं अपने खेत में, लेकिन आपके खेत में बीमारियां जड़ की इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप लगा नहीं पाते। तो अब आप ग्राफ्टिंग से क्या है, जो जड़ है उसमें एक ऐसा पौधा लगा सकते हैं जिसमें वो बीमारी ना आए, और ऊपर जो फ्रूट आपको अच्छा लगता है आप उस तरह का ऊपर टमाटर जोड़ सकते हैं। तो जो फल मुझे चाहिए उसका सायन यानी हाँ ऊपर का हिस्सा, हाँ और जो मतलब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ उसका रूट स्टॉक। हाँ, प्रॉब्लम एक आपका प्रॉब्लम ग्राफ्टिंग जो सॉल्व करता है, ये 2 तरह की चीज़ों से लड़ने में पौधे को मदद करता है। पहला है बायोटिक, जितने भी स्ट्रेस हैं, जैसे बायोटिक होता है मतलब जो आपका लिविंग थिंग से जो स्ट्रेस आ रहा है प्लांट को, जैसे जैसे आप किसान को सिंपल शब्दों में समझाना है तो? सिंपल शब्दों में जैसे कीड़ा है, बीमारी है, और फंगस और बैक्टीरिया, ये जो हैं इसको हम जैविक बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं स्ट्रेस, समझ जो कि गया। मतलब जो जिंदा है चीज़ें, उनकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है। हम्म और कुछ चीज़ें जो निर्जीव हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर की वजह से कोई स्ट्रेस आता है, और सैलिनिटी, अगर पानी में नमक ज़्यादा है उसकी वजह से कोई स्ट्रेस होता है, हम्म तो उसको हम बोलते हैं कि ये एबायोटिक स्ट्रेस है, जो कि निर्जीव कारणों से है। तो इन दोनों से लड़ने में ग्राफ्टेड पौधा आपकी मदद करता है। तो इसमें जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल हम ज़्यादा ईल्ड लेने के लिए उसको ग्राफ्ट करते हैं। उसमें जो रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं, 2 तरह के रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं ब्रिंजल में। हम्म तो एक रूट स्टॉक है जिसमें बैक्टीरियल ये जो बीमारियां हैं वो आ सकती हैं, जो जैविक बीमारियां हैं वो आ सकती हैं, लेकिन जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देगा। और दूसरा है जिसमें ईल्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट 1.5 गुना तक किसान ले सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें 100% जो रूट की बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। तो समझ गया। हमारा पर्पस, किस एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं और क्या हमारा पर्पस है, उस हिसाब से हम ग्राफ्टिंग करते हैं। समझ गया। जी। तो आपने सबसे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, नौकरी छोड़ ओके। ली अपना, हाँ जी। और नौकरी छोड़ने के बाद आप एग्रीकल्चर बिजनेस में आए। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ अप फ्रंट कि ज़्यादा पैसा आपको कहाँ दिखा नौकरी देखिए करने में? फार्मिंग में नो डाउट, अगर फार्मिंग उसमें पैसा नहीं होता तो दोबारा मैं नौकरी ही ढूंढ रहा होता। हम्म तो अल्टीमेटली जब मैंने नौकरी किया था, जब मैं नौकरी कर रहा था, तो मेरा 42,000 पर मंथ का सैलरी था। हम्म तो बाद में जब मैंने नौकरी छोड़ के स्टार्ट करने की सोची, तो एक तो प्लानिंग बहुत अच्छा नहीं था। 50,000 मेरा सेविंग था, उसमें मैंने सोचा कि अगला फार्मिंग भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन वो 50,000 तो 1 मंथ में, 1.5 मंथ में ख़त्म हो खत्म गया। हो गया। तो वो थोड़ा-सा स्ट्रगल टाइम रहा उस समय, काफ़ी स्ट्रगल किए, लेकिन जो ओनर थे उस फार्म के, जो 5 एकड़ का हमने बगीचा लिया था, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। हम्म उन्होंने लीज़ भी मेरे से अपफ्रंट नहीं लिया, और कुछ जैसे फर्टिलाइज़र और इनपुट लगते थे, तो वो भी उन्होंने मेरे को शुरुआत में प्रोवाइड करवाए, समझ जिससे गया। मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। कई बार वर्कर्स की जो सैलरी है, वो भी वो बियर कर लेते थे। हम्म तो उसके बाद जब पहला हार्वेस्ट आया, तो पहला हार्वेस्ट हमने लगभग 24 लाख रुपए का निकाला था उसमें कौन से। सा ये था? ये 2017 क्या था क्रॉप? गुआवा। वाह वाह, ठीक हाँ, है। तो उसमें लगभग, मतलब था तो 5 एकर्स का लैंड, पर उसमें कुछ जो प्लांट्स थे वो खराब थे। लगभग 3.5 एकर्स का प्लांटेड एरिया था। तो 24 लाख रुपीस मैंने उसमें से निकाला। तो उस साल फिर नो लुकिंग बैक, मतलब इतना पैसा कभी पहले आया ही नहीं था। हम्म फिर उसके बाद हमने उसको और आगे बढ़ाने की सोची। उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर, क्योंकि हम वीएनआर से मैं जिन फार्मर्स के वहाँ जाता था उनसे अच्छे मेरे टर्म्स बने हुए थे, तो उन्होंने भी मेरे को अप्रोच किया कि इसको हम बड़े लेवल पे करते हैं। तो 4 इन्वेस्टर और मेरे साथ जुड़े,
तो उनके साथ हमने 25 एकड़ का एक बगीचा शुरू किया। फिर ये वाला जो 5 एकड़ का बगीचा था, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ गया था, तो वो जो ओनर थे वो सेल करने में इंटरेस्टेड थे, तो ये हमने सेल कर दिया था। अब मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो उसी 25 एकर्स में ही कर रहे हैं अभी फार्मिंग गुआवा की। तो समझ गया। हाँ, और उसके साथ फिर ये ग्राफ्टेड का जो मैं आपको बात कर रहा था कि हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस पुराना हमने वीएनआर में लिया था कि ग्राफ्टेड का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो 2015 में जब हम वीएनआर में ही थे उस समय, तो वीएनआर की तरफ से ही हमें वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर यहाँ से थाईलैंड में भी उन्होंने भेजा था। तो वहाँ भी हमें ग्राफ्टिंग के बारे में सिखाया कि किस तरह हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ये करते हैं। वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट और जागा इसके बारे में। 2018 में मैंने पहली बार अपने फार्म पे ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स छत्तीसगढ़ से प्लांट्स मंगवा के उनको ट्राई किया था अपने फार्म पे। उसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहा। जैसे ब्रिंजल का हमने देखा था, तो ब्रिंजल वहाँ पे भी उसका बहुत बढ़िया यील्ड आया। तो वहीं से फिर हमने सोचा कि इसको ग्राफ्टिंग को एज अ नर्सरी हमें स्टार्ट करना होगा। तो पता लगा कि हिमाचल में जो टोमेटो फार्मर्स हैं उनको जड़ की एक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितने भी हिली रीजन है वहाँ एक बीमारी है बैक्टीरियल विल्ट जिसको बोलते हैं। समझ गया। जिसको आम भाषा में वो मर रोग बोलते हैं। मर रोग। और उसमें होता क्या है कि जैसे आपका प्लांट अभी पूरा हेल्दी है, आपने जब से शुरुआत से लगाया उसको, जब वो फ्रूट बियरिंग पे है बिल्कुल, और उस समय अगर बारिश हो जाता है, मतलब 30 के आसपास टेम्परेचर हो और बारिश हो जाए, तो पूरा जो क्रॉप है आपका एक दिन में ही ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने नीचे से उसको काट दिया तने को। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी किसानों का बढ़ रहा है। इस वजह से काफ़ी लोग टोमेटो लगाना छोड़ दिए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि टोमेटो उनकी बहुत अच्छी एक इनकम देने वाली क्रॉप है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियल विल्ट की वजह से वो छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि हम ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स अगर यहाँ सेल करें तो हम बहुत अच्छी एक कंपनी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट 2021 में हमने वीएनआर से रायपुर छत्तीसगढ़ से जो प्लांट पहले से ही काम कर रहे थे ग्राफ्टेड वेजिटेबल्स का, वहाँ से ये प्लांट्स टोमेटो के 1 लाख प्लांट्स लाके हमने फार्मर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए पहले। तो अच्छा, आपने पहले फ्री में दिया? पहले फ्री में दिया ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ इसमें वो बैक्टीरियल विल्ट नहीं आएगा। तो एक ट्रायल होना जरूरी था। तो उसमें हमने 1 लाख प्लांट्स जो दिया था, 200 पर फार्मर हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्लांट्स को। तो उसमें से 30% जो फार्मर्स थे जिन्होंने सीरियसली उस काम को किया, बाकी तो जितने फार्मर्स को दिया, कई ने मतलब फ्री का है सोच के काफ़ी ज़्यादा नहीं उसको टेक केयर किया। तो 30% जो फार्मर्स थे उन्होंने अगले साल भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया इसमें। तो इस वजह से, और इतने जगह जो लगा उसमें हमने घूम घूम के देखा कि एक भी प्लांट में हमें बैक्टीरियल विल्ट नहीं दिखा। और हमने उनको बोला कि जहाँ पे आपको ज़्यादा विल्ट का प्रॉब्लम है ना, आप उन्हीं एरियाज़ में लगाओ। तो उसी एरियाज़ में हम जाके भी देखे, वहाँ देखे किसी भी प्लांट में नहीं दिखा। और वहाँ हमने ये भी दिखता था कि जैसे एक ही बेड पे कई बार क्या होता है, हमने स्पेसिंग किसानों को बोला कि थोड़ा ज़्यादा रखो, तो स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होने के कारण बीच में जो जगह बच जाती थी, फार्मर ने एक नॉन ग्राफ्टेड प्लांट उसके बीच में भी लगा दिया। लेकिन जब ये बैक्टीरियल विल्ट आता है तो ये साफ दिखा कि जो ग्राफ्टेड प्लांट लगे थे उसमें एक में भी बैक्टीरियल विल्ट नहीं है। जो बाद में उन्होंने प्लांट लगाया था वो सारे बीच वाले एक प्लांट मर गए। तो हम ये कंफर्म हो गए कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट है इसका एक बहुत अच्छा इलाज है ग्राफ्टिंग। फिर 2022 में खुद हमने प्रोडक्शन करना शुरू किया ग्राफ्टेड प्लांट्स का। उसके लिए मैं नंगल में 2 पार्टनर्स के साथ मिला जिनकी पहले से लैंड थी, वहाँ पे पॉली हाउसेस भी बने हुए थे। तो उनको मैंने अप्रोच किया और उनके साथ मिलके मैंने ग्राफ्टेड नर्सरी का काम शुरू किया, अरुज नर्सरी के नाम से। 2022 में हमने शुरू किया। पहले साल हमने 50,000 प्लांट्स का सेल किया। तो उसके बाद फिर अगले साल उससे 10 टाइम ज़्यादा डिमांड आया और इस साल हम उसका 4 टाइम ज़्यादा और प्लान कर रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है मेरे को जो दिख रही है आगे, ये बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इन प्लांट्स की। और आने वाले टाइम पे जो इसका हम देखते हैं कि मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। तो मेरे जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर हम 50 लोग भी आ जाएं नर्सरीज, तो भी हम अगर ये 100% एरिया कन्वर्ट हो जाए ग्राफ्टेड में, तो भी हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा मार्केट? बहुत बड़ा मार्केट है। समझ गया। आई थिंक आपकी जो कहानी है, सबसे अच्छी चीज़ जो लोग को समझनी चाहिए कि आप जॉब कर रहे थे, आपके पास कम पैसा था, 50,000 रुपये सेविंग था, तभी आपने वो हिम्मत लिया। आप पंजाब से आते हैं, आप मेरे से बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में ज़्यादातर किसान वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। मतलब वो घबराते हैं या क्रॉप को पकड़ लेते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ देखते हैं तो उनको लगता है कि सब झूठ है। हो सकता है कि वो यकीन ना करें। आपने वो हिम्मत कैसे किया? और जो किसान मानो या तो जॉब से फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं
या फिर एक छोटा किसान आगे बढ़ना चाह रहा है, वो कैसे कर सकता है ये चीज़ को? मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा जो रिस्क लेने के लिए ना, ये कैलकुलेटेड रिस्क था, ऐसा नहीं था कि हम आँख बंद करके कोई रिस्क लिए। उसमें क्या होता है कि आपका एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है बाहर के फार्मिंग से। हुँ, आप यदि अगर लोकल में ही अपने फार्मर्स को देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग नहीं कमा रहे हैं, तो आप कभी ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। आप जितनी ज़्यादा जगहें घूमोगे, जितने ज़्यादा क्लाइमेट में और जितनी ज़्यादा सॉइल टाइप में आप वो क्रॉप देखेंगे और कितने फार्मर किस तरह के, जैसे हमारे पास तो पंजाब के फार्मर्स, हमारे पास हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास पानी भी बहुत अच्छा है और सॉइल भी हुँ, बहुत फर्टाइल है। वहीं महाराष्ट्र के हम फार्मर्स के पास, गुजरात के कुछ फार्मर्स के पास जाते थे जिनके पास पानी भी बहुत लिमिटेड है, लैंड भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी क्योंकि अच्छ रिसोर्सेज कम है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज अच्छी वो गेन करते हैं, अच्छा खेती उससे कर भी अच्छा वो कमा रहे हैं। हुँ, तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आया कि जब ये लोग अगर कर सकते हैं, मेन है आपका इंटरेस्ट होना किसी चीज़ के ऊपर और उसके लिए आपको लर्निंग पे ध्यान देना। अगर आप अच्छी लर्निंग करके किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका नीचे आने का चांस बहुत कम है। समझ गया। तो बेसिकली जो किसान जो कर रहा है, उससे बाहर जाके देखो। मानो मैं एक हाँ, किसान हूँ, गेहूँ कर रहा हूँ। जी। गेहूँ के बाहर और क्या हो रहा है, वो जाके हाँ, किसान से मिलूँ, देखूँ वहाँ मार्केट कैसा है, इन तब धीरे-धीरे जाके लूँ। बिल्कुल। आपके पास वही मतलब लैंड एरिया वही है, टाइम देने के लिए उतना ही है। अब हुँ, इस टाइम और इस लैंड में क्या मैं बेटर और कर सकता हूँ जिससे मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़े? तो उसके लिए हमेशा फार्मर्स को जाते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। क्या नया हो रहा है उसके बारे में आप अपडेटेड रहिए हुँ, और उससे आपकी इनकम काफ़ी बढ़ेगी। समझ गया। पंजाब में खेती कैसी है अभी सर? जैसे हम लोग जो साउथ में हैं, मैं पंजाब अभी तक ग्राउंड लेवल पे खेती देखा नहीं हूँ, बट जो हम लोग सुनते हैं ज़्यादातर मतलब सीरियल्स होते हैं, चावल, गेहूँ, हाँ, ये सारी चीज़। वहाँ पे एग्रीकल्चर का कैसा अभी सीन है? एग्रीकल्चर में देखिए जो भी एडवांसमेंट्स होती हैं, शुरुआत पंजाब से ही हुई है। आप मैकेनाइज़ेशन की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आप बात करें, हुँ, हुँ। पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो एडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है किसी भी नई टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा। तो अभी जो रिसेंटली मेरे को सरप्राइज़ हुआ कि कुछ जो मशीनें हम अभी सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करनी चाहिए हमें फार्म पे आज, तो वो पता लगता है कि पंजाब के फार्मर्स इसको 10 इयर्स, 20 इयर्स बैक ये मशीनें यूज़ कर रहे हैं पहले से। क्या बात है! तो फार्मर्स एक तो लैंड होल्डिंग वहाँ की, एक पर फार्मर जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है अप्रॉक्स? एप्रॉक्स मानिए कि वहाँ 10 एकर्स एप्रॉक्स एक फार्मर की है, लेकिन अच्छा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरा ये अंदाज़ा है। अंदाज़ा है। मैंने कभी वो नहीं देखा, लेकिन एवरेज ऐज की अगर बात करें, अब उसमें फार्मिंग में नए एडवांसमेंट्स इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अभी एवरेज ऐज जो फार्मर की है पंजाब में वो 50 इयर्स के आसपास है। अच्छा, तो यंगस्टर्स नहीं है। यंगस्टर्स अभी काफ़ी कम लोग हैं जो फार्मिंग को एज़ अ बिज़नेस देख रहे हैं, वो ज़्यादातर बाहर विदेशों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो वहीं हिमाचल में हम देखते हैं, हिमाचल में यही जो एज है ये 30-35 इयर्स की है, तो यहाँ जो है इनोवेशंस के प्रति एडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है। हुँ, हुँ। तो पेइंग कैपेसिटी और जो फार्मिंग का नॉलेज है, वो नो डाउट पंजाब में बहुत अच्छा है। लेकिन जो नए एडवांसमेंट्स लेने के लिए जो ज़ील है, वो हिमाचल के फार्मर्स में मुझे ज़्यादा दिखती है। पंजाब में थोड़ा कम है। पंजाब में जहाँ मैं घूमा हूँ वहाँ तो कम है, हो सकता है कई फार्मर्स ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, जैसे पटियाला में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो शुरुआत वो पहले वेजिटेबल से करते थे, पहले उन्होंने धीरे-धीरे आलू आलू के वो बड़े हुँ, फार्मर्स थे। आलू से अब वो वेजिटेबल्स में आ रहे हैं, लेकिन अब वो 100% वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में ही जा रहे हैं। धीरे-धीरे वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उससे बाहर निकल रहे हैं और उनसे जो प्रभावित होके आस-पास के जो लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। और हॉर्टिकल्चर में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, उससे पहले भी लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि हम फ्रूट्स की खेती करें, ये करें। हुँ। मेजर जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, एक अच्छे नर्सरी प्लांट्स ना मिल पाना, वो उनके ड्रॉबैक जो फेल होने का कारण है, वो सबसे बड़ा मेन कारण उनका अच्छे प्लांटिंग मटेरियल ना मिल पाना नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। इसका कारण मौसम है, क्या है? नहीं, मौसम नहीं, कुछ वहाँ जो नर्सरीज़ अभी तक काम कर रही हैं, उसमें अगर कंपेयर करें कि सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, इधर जो नर्सरीज़ काम कर रही हैं, तो क्वालिटी में अभी वो हम अगर बात करें कि जैसे वीएनआर नर्सरी में भी हमने काम किया था, बाकी सिर्फ वीएनआर की नहीं, बाकी भी हम नर्सरी में जैसे जैन इरिगेशन की हम नर्सरी भी जाते हैं। तो वहाँ जो क्वालिटी मिल रही है प्लांटिंग मटेरियल की, एक जो आपको क्वालिटी भी मिलती है, दूसरा आपको चीटिंग नहीं होता है, जो वैरायटी आप चाहें वही मिलता है। ये थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो नर्सरीज़ हैं वो ट्रेडर्स ही हैं, हुँ, जो खुद कर रही हैं वो बहुत कम हैं, जो ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक मेरे को लगता है मेजर ड्रॉबैक है फ्रूट
प्लांट्स के लिए आगे, तो आगे आने वाले टाइम पे कोई फ्रूट नर्सरीज अगर इस तरह का काम करती हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोप पंजाब में है। नर्सरी बिजनेस का। जी। वापस आते हैं सर मेन जो टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, पंजाब का ऐसे ही थोड़ा समझना था मुझे। जी। बट नर्सरी बिजनेस, ग्राफ्टिंग के बारे में, ग्राफ्टिंग का सबसे पहले मैं समझा कि आप 2 प्लांट के अच्छे अच्छे बेनिफिट्स लेके एक तगड़ा प्लांट बना रहे हो ताकि आप डिजीज से बच सको और उसका यील्ड भी हो सके, बढ़ सके। हम जो ग्राफ्टिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, प्लांट्स में फैमिलीज होती हैं। हम्म। फैमिलीज मतलब एक तरह के दिखने वाले प्लांट, एक तरह का, जैसे हम बोलें कि उनके अंदर का जो वेन्स का स्ट्रक्चर है, जैसे हम समझ गया। वो सेम होना चाहिए। हम्म। तो उसमें 2 फैमिलीज में हम कर रहे हैं, एक सोलनेसी, एक कुकुरबिट्स। हम्म। सोलनेसी में क्या क्या आती हैं, जैसे टोमेटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, कैप्सिकम आ गया, चिली आ गया, हम्म। ये सारे जो हैं ये सोलनेसी है। तो सोलनेसी में आप किसी भी क्रॉप का कर सकते हैं। उसी तरह कुकुरबिट्स में खीरा आ गया, लौकी आ गया, आपका करेला आ गया, इस तरह की जो भी क्रॉप्स हैं उनका आप कर सकते हैं। इनका आपस में आप करवा सकते हैं, मतलब एक दूसरे की फैमिली में नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक हम सिर्फ ये 2 फैमिली के प्लांट्स में ही कर रहे हैं समझ ग्राफ्टिंग। गया। जी। तो सोलनेसी फैमिली में जो है उनको आपस में कर सकते हैं और हाँ। कुकुम्बर वाले फैमिली में जो है बिल्कुल उसको आपस में कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल को मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपने एक उदाहरण दिया टमाटर का बैंगन के साथ। बैंगन के साथ, हाँ। तो ऐसे मतलब और क्या क्या उदाहरण होते हैं? जैसे कैप्सिकम के नीचे हम हरी मिर्च लगाते हैं, हम्म। हॉट पेपर लगा देते हैं। करेले के नीचे हम तोरी लगा देते हैं, जिन खेतों में पानी खड़ा रहता है बारिश के टाइम पे, हम्म। उनके नीचे हम तोरी लगा देते हैं। इस तरह का जिस तरह की डिमांड आई, अभी तक तो हम फिलहाल यही कर रहे हैं। बैंगन के नीचे तो बैंगन ही हम लगाते हैं, बैंगन, लेकिन वो वाइल्ड वाले के ऊपर ये हाइब्रिड बैंगन लगाते हैं। हम्म। तो इसी तरह से हम क्या पर्पस हम सॉल्व करना चाहते हैं, अभी फिलहाल मेरे खेत में मैं खुद भी ट्रायल लगाया हुआ हूँ। एक फिग लीफ गार्ड है प्लांट। उसकी क्वालिटी ये है कि वो सर्दियों में कितना भी सॉइल टेम्परेचर डाउन हो जाए, वो जी। न्यूट्रिएंट खींचता रहेगा। उसके ऊपर मैंने खीरा ग्राफ्ट किया हुआ है, ये सोच के कि क्योंकि अभी वहाँ नॉर्थ इंडिया में इस समय खीरे की फसल सब जगह पे खत्म हो जाएगी। हम्म। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये ग्राफ्टिंग सक्सेस होता है, अगर इसने जनवरी तक हमें फ्रूट दे दिया, तो एक बहुत अच्छी इनकम दे सकता है फार्मर्स को। समझ गया। तो लेकिन ये अभी ट्रायल पे है, ये हम ट्रायल करके अगर सक्सेसफुल होंगे तभी हम आगे सेल करेंगे। मतलब एक और चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मानो क्रॉप साइकिल एक रेगुलर क्रॉप का 8 या 9 महीना है कैप्सिकम का, तो शायद इससे मेरा क्रॉप साइकिल बढ़ भी सकता है, ऐसा भी होता है? हाँ, वहाँ क्रॉप साइकिल इससे भी कम है। 8 से 9 महीना जो यहाँ हम यहाँ ले रहे साउथ में, हैं, हाँ। साउथ में हम ले रहे हैं ना, वहाँ जो बिना ग्राफ्टिंग के आप क्रॉप साइकिल की बात करते हैं, वो 3 से 4 महीना, 5 महीना ही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। टोमेटो में जैसे उसको कोई ना कोई बीमारी है या फिर कोई ना कोई रोग है जिसकी वजह से वो खत्म हो रहा है, जो फार्मर्स को अभी नॉलेज नहीं है। हम्म। जैसे मार्च में वो लोग, अभी तक प्रॉब्लम्स क्या थी फार्मर्स की, पहले प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ्टिंग क्या सॉल्व करती है वो मैं जी बताता जी हूँ। जी जी। तो जैसे मार्च में ज़्यादातर जो हिली रीजन हैं वहाँ पे टोमेटो की जो फसल है वो लगाने का टाइम आता है। ठीक है। उसके बाद उसका मई एंड में हार्वेस्टिंग एक्सपेक्टेड होता है, मई एंड से जून में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला होता है। फ्रूटिंग मतलब 3 महीना बाद? फ्रूटिंग हाँ। 2 महीना बाद, 2 से 3 महीना बाद हार्वेस्टिंग शुरू होता है। उस समय क्या होता है, जैसे ही बारिश आने का टाइम आता है, तो क्या होता है, लगे हुए फ्रूट में हम तुरंत अगर पानी पड़ जाए तो वो पूरा लगा हुआ प्लांट पूरा सूख जाएगा। हम्म। तो फार्मर्स का एक तो ये वाला जो टाइम था ये निकल गया, जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो जीरो हो गया, और जुलाई में आते आते उनके पास जो क्रॉप था वो 1 या 2 किलो ही तोड़ पाते थे, पर प्लांट। और वो प्लांट आपका सूख जाता था। हम्म। अब ग्राफ्टिंग करने से क्या होता है, जो मार्च का लगा हुआ प्लांट है वो आज भी हार्वेस्टिंग कर रहा है। उसमें आज भी वो, अभी कुछ वीडियोस में आपको अगर आप कहेंगे मैं शेयर भी करूंगा, उसमें आज भी हार्वेस्टिंग चालू है। उसमें क्या है कि आपको एक जो रूट का डिजीजेस थे वो 100% हमने सॉल्व कर दिया, और जो आपका जो रूट सिस्टम है जो हम बैंगन नीचे यूज़ कर रहे हैं, वो करीब करीब 3 फुट दोनों साइड और 3 फुट गहरा भी जाता है। तो वो क्या है, काफ़ी स्टडी बनाता है प्लांट को, जो आप वेदर के लिए या फिर आप मानिए इंसेक्ट्स के लिए लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम है। तो उसमें हम अगर क्रॉप अगर टेन्योर की बात करें, तो मार्च का लगा हुआ अगर 8-9 महीना चल जाता है, तो ये जो जुलाई अगस्त का टाइम है, इस समय जो टमाटर के रेट है हर साल एवरेज 50-60 रुपीज़ पर केजी रहता ही है। नॉर्थ का बात कर। हाँ, तो उस समय जहाँ वो फार्मर 1 केजी फ्रूट सिर्फ तोड़ पा रहा था, अब वो पर प्लांट, अभी हमने देखा है कि 15 केजी पर प्लांट तक भी एक फार्मर ले गया। तो अच्छा। यही, हाँ, जो आप ग्राफ्टेड है इसकी कॉस्ट सिर्फ आपका ये 12 रुपीज़ पर प्लांट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वहीं अगर 50 के हिसाब से भी हम लगाएं, 10 केजी भी मान के चलें, तो 500 रुपीज़ आप एक प्लांट से निकाल सकते हैं। तो आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट 4-5 गुना एटलीस्ट श्योर। मेरा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। अभी सर किसान आप जानते हैं वो हाँ, आसानी से किसी का बात मानते नहीं है। बिल्कुल। तो जो भी एविडेंस अगर आप दिखा सकते हैं, फोटो वोटो, वो हम डाल देंगे, श्योर। क्योंकि अगर आप ऐसे कह रहे हो तो शायद बहुत सारे किसान इसका लाभ
ले सकते हैं? श्योर श्योर हम भी किसानों को यही इनवाइट करते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा हम भी किसानों की वो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर पिछले टाइम से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इसको बड़े लेवल पे ट्राई करे। तो हम बोलते हैं कि इस सीज़न में आप जो कर रहे हैं उसके साथ 1-2 लाइन ट्राई कर लीजिए। आई थिंक बहुत सारे जो प्रश्न, एक जनरल क्वेश्चन बहुत सारे किसान, बहुत सारे यंगस्टर, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि हर क्लाइमेट, हर सॉइल के प्रति कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स बेहतर ग्रो होते हैं। तो आप काफ़ी सारे प्लांट्स में डील करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्थ इंडिया में या पंजाब में इस क्लाइमेट में सबसे अच्छा ये होता है। जैसे साउथ इंडिया में हम बोलते हैं कैप्सिकम बहुत अच्छा होता है 8-9 महीना। तो आपके रीजन में आपने देखा है कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स वहाँ की मिट्टी, वेदर के हिसाब से ज़्यादा बेहतर होते हैं? देखिए, अगर फ्रूट्स की हम बात हुँ। करें, क्योंकि फ्रूट्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़र है और हुँ, हुँ। फ्रूट्स में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे पियर और पीच जो है, वो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं पंजाब और हरियाणा के रीजन में। अच्छा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं कि हम जो यहाँ सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में अच्छा हो रहा है, उसको वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ड्रैगन फ्रूट हमने पता लगा तो हुँ, हुँ। ड्रैगन फ्रूट लोग करने लग जाते हैं वहाँ पे। और उसी तरह अगर हम गुआवा भी जैसे हमने इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन गुआवा ऑल ओवर इंडिया अच्छा हो सकता है। लेकिन पियर और पीच ये क्योंकि इनको चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा ठंड चाहिए। हुँ। तो इसके लिए इसको हरियाणा, पंजाब, यूपी का कुछ एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है और सेल करने के लिए हमारे पास पूरा इंडिया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो मैं आने वाले टाइम पे हम भी उसमें काम कर रहे हैं कि कौन-सी वैराइटीज़ हम लगाएँ और कौन-सा हम किस टेक्नोलॉजी से उसको, अभी उसमें क्या है स्पेलियर सिस्टम जो एप्पल्स में यूज़ होता था, वो हम पियर और पीच में यूज़ कर रहे हैं। हुँ। तो उस तरह से हम करके एक तो प्रोडक्टिविटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसको मार्केट किस तरह से कर सकते हैं, उस पे अगर काम करें, तो बहुत अच्छी एक मार्केट बन सकती है। ऑर्चर्ड्स में बेसिकली। ऑर्चर्ड्स में अभी बेसिकली जो ऐसा नहीं है वहाँ पे पियर और पीच किसी ने नहीं लगाया, लगा रहे हैं, पर वो क्वालिटी पियर का या वो क्वालिटी पीच का जो हम चाइना से कम्पीट कर पाएँ, वो क्वालिटी नहीं मिल पाता है मार्केट में। वहाँ अभी ट्रेंड ये है कि आप एक ऑर्चर्ड लगा के उसको ठेके पे किसी को केयर टेक करने के लिए दे देते हैं। वो 1 लाख रुपए आपको एकड़ का दे देता है साल में, और उसने क्योंकि पैसा ज़्यादा निकालना होता है, तो वो सिर्फ़ प्रोडक्शन पे फ़ोकस करता है कि हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा माल मैं ले लूँ, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता है। तो उस पे अगर कोई क्वालिटी बहुत अच्छी डेवलप करे और उसका मार्केट बहुत अच्छा मिले उसे, तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ गया। वो आप कह रहे हैं ऑर्चर्ड्स में पेयर और पीच एक पियर अच्छा और पीच ऑप्शनिटी है। एक अच्छा ऑप्शन है। वेजिटेबल्स में तो जो भी आपका लोकल में सारी वेजिटेबल्स मैं कहता हूँ कि जितनी भी हैं, हुँ। मार्केट के हिसाब से अगर आपको लोकल में मार्केट करनी है, तो कोई भी वेजिटेबल जो ऑफ सीज़न हो सकती है। हुँ। और हमारे एरिया में भी हमने देखा है कि हमारा एरिया जो है वो थोड़ा-सा नदी के पास होने के कारण थोड़ा-सा रेतीला ज़्यादा मिट्टी है, सैंडी हुँ। सॉइल थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ बारिशों में पानी नहीं खड़ा होता। तो इस वजह से जितना भी निचला एरिया है जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, उनको हम वेजिटेबल सप्लाई कर सकते हैं बारिशों के दिन में। तो बारिशों के टाइम पे मतलब जुलाई में, हम जून में जो भी प्लांटेशन करते हैं वेजिटेबल्स का, उसका हमेशा हर साल हमें जो रेट है वो अच्छा मिलता ही है, भले ही वो कोई भी हो। ख़ास तौर से जो कुकुरबिट्स हैं उसमें। जैसे करेले का इस साल हमने जो किया था उसमें 6 लाख रुपए हमने 1 एकड़ का कमाया। अच्छा। हाँ, और इसी तरह से आप खीरा भी कर सकते हैं। खीरा भी बहुत अच्छी क्रॉप है। हुँ, हुँ, लौकी हर साल बहुत अच्छा पैसा देती है फार्मर्स को। हुँ। तो इस तरह के हम क्रॉप से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। समझ गए। ये सारे क्रॉप्स आप भी कर रहे हैं खुद? हाँ, ये अभी बहुत छोटे एरिया हुँ, में 6 एकर्स का सिर्फ़ एक लैंड है जिसमें शुरू किया है, हुँ। लेकिन उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसमें हमारा और आगे इसको एक्सपेंड करेंगे, वेजिटेबल्स का जो है बहुत अच्छा एक मार्केट है, और हम लोग जो एक्सपीरियंस किए हैं, हमने जो इसका रिटर्न भी है, वो बहुत अच्छा हमें मिला है। हुँ। आई मीन हमेशा से ऐसे था कि मैं पढ़ रहा था कि पहले पंजाब, जैसे आप भी ब डिस्कस कर रहे थे, हुँ, पंजाब में लोग उतना सब्जियाँ नहीं खाते हैं हाँ, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ भारत, लेट्स जी, से। वहाँ पराठा, आलू ये जी, सब का कल्चर जी, ज़्यादा है, जी, दूध, दही, मक्खन। जी। तो क्या सब्जी एक अच्छा मौका है लोग के लिए पंजाब एरिया में? जैसे बिल्कुल आप भी करना बोले थे चाहिए। कि लेबर रिटेंशन के लिए बहुत सारे लोग उसको ग्रो करते हैं ताकि वो लेबर को दे सकें। हाँ, उसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। देखिए आने वाले टाइम पे मुझे जो लगता है, अभी जैसे हम हेल्थ अवेयरनेस हमारी बढ़ रही है, हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। हुँ, तो अभी क्या है, फार्मर्स जो अच्छी वेजिटेबल्स कर पा रहे हैं वहाँ पंजाब में, वो काफ़ी कम लोग हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, मल्च हो गई अच्छी, हुँ। स्टेकिंग जो हो गई, स्टेकिंग में हर फार्मर वहाँ का लगभग ज़्यादातर फार्मर्स उसमें मार खा रहे हैं। क्या होता है स्टेकिंग? स्टेकिंग मतलब पौधे को सपोर्ट देके ऊपर हुँ, उठाना। मतलब आप ज़मीन पे अगर कोई भी सब्ज़ी करेंगे तो बारिश होगा तो क्या होगा, वो प्रोड्यूस आपका खराब होना है। तो अगर आप स्टेकिंग करके उस समय बारिश के टाइम पे फ्रूट अच्छा बचा लें, तो आप बहुत अच्छी कमाई इसमें कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं और हाइलाइट करना चाहूँगा, होता क्या है कि अभी कई जगहों पे जो पेस्टिसाइड्स हम
खरीद रहे हैं, वो भी कई जगह हमने देखा है कि वो काफ़ी उसमें अडल्ट्रेशन है। अडल्ट्रेशन समझाइए सर। अडल्ट्रेशन मिलावट। मिलावट। कोई एक केमिकल है जो बहुत अच्छा काम करता है किसी कीड़े के अगेंस्ट, लेकिन अभी आपने मार्केट से वो खरीदा, लेकिन वो क्या है, वो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। नकली माल। नकली माल। तो नकली माल अभी काफ़ी प्रेवलेंट हो रहा है, कई दुकानों पे बिकता है वहाँ। तो उसकी वजह से क्या है कि वो फार्मर क्या है, बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो बीमारी से या कीड़े से उसको नहीं बचा पा रहा है। 2 रीजंस इसके हो सकते हैं, या तो अडल्ट्रेशन हो सकता है या फिर पानी का पीएच कई जगहों पे ज़्यादा है, उसकी वजह से भी एक वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हो जाता है, उस वजह से भी वो शायद काम ना करता हो। इन दोनों कारणों से भी किसानों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वेजिटेबल्स में नहीं है। लेकिन मेरे को जो दिखता है, अगर अच्छी तरीके से लर्निंग करके वेजिटेबल्स में किया जाए तो अभी वो अनटच्ड मार्केट है, बहुत कुछ करना बाकी है, खाने वाले बहुत हैं, उगाने वाले बहुत कम हैं। ये ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं किसान। हाँ, जरूरत ओपन नहीं है फील्ड में कि शुरू महंगा करें। से महंगा टेक्नोलॉजी बिल्कुल, लगाएं। बिल्कुल। जो भी कर रहे हैं उससे एक लेवल ऊपर बढ़ के। आप ग्रीन हाउस लगाने से पहले मेरा सजेशन है कि आप कम से कम 3 साल ओपन फील्ड का आप ज़रूर एक्सपीरियंस लेके फिर आप ग्रीन हाउस में जाइए। हम्म। तो आप ओपन फील्ड में अगर सक्सेसफुल हो गए तो उसको लेवल अप करने के लिए आप ग्रीन हाउस का यूज़ करिए। समझ गया। आपने भी ऐसे ही किया? हाँ, मेरे को दरअसल ग्रीन हाउस तो हमने बना बनाया मिल गया था, मैंने खुद नहीं बनवाया। उसमें पहले जो मेरे पार्टनर्स हैं वो उसमें जरबेरा की खेती कर रहे थे, लेकिन अच्छा। जरबेरा की जो मार्केट थी हमारे वहाँ से पहुँचाना वो बहुत मुश्किल था। वहाँ से हमें गाजीपुर मंडी भेजना पड़ता था और वहाँ पहुँचा के 1 रुपये 1.5 रुपये स्टिक वो बिकता था। तो वो कोई मतलब लॉस मेकिंग ही था एक। तो इस वजह से वो सारा डिसमेंटल करके वो हमने फिर उसमें नर्सरी का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारा जो नए ग्रीन हाउसेस हम बना रहे हैं, तो अब क्योंकि वो नॉलेज भी हम वेजिटेबल्स में, मेरा वेजिटेबल में उतना ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं इससे पहले, वेजिटेबल्स में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब मेरे को कलर्ड कैप्सिकम और जो कुकुम्बर है जो वहाँ के फार्मर्स करते हैं उसमें बहुत अच्छा रिटर्न एक दिखता है। तो अब मैं जो नेक्स्ट ग्रीन हाउसेस बना रहा हूँ, तो बाद में वो एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे हम नर्सरी के, लेकिन अभी हम ग्रोइंग के लिए उसके सब्जी खुद उगाएंगे। सब्जी खुद उगा रहे हैं, ग्रीन हाउसेस बनवाएंगे इसमें। मैं एक और वीडियो देख रहा था ऑनलाइन कि कलर्ड कैप्सिकम में भी 1-1.5 किलो पर प्लांट रेगुलर में मिल रहा था और ग्राफ्टिंग में 3.5-4 किलो। 5 kg। 5 kg। ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि आप हाँ। कह रहे हैं कलर्ड कैप्सिकम के एक प्लांट से हाँ, नॉर्थ इंडिया में 5 किलो पर प्लांट मिल रहा है। ये मुमकिन है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप आके इस साल हमारा जो कलर्ड कैप्सिकम का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा आया है, अभी आ ही रहा है। तो इस समय जहाँ भी ये क्रॉप लगेगी, तो उस समय हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आप आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप नॉर्थ इंडिया में चलिए हमारे फार्मर्स के साथ। नहीं तो आप अगर वीडियोज़ मंगवाएँगे, मैं आपको वीडियोज़ भी भेजूँगा। और इस साल तो मैं कहता हूँ, पिछले साल जो फार्मर्स थे ना, बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं था ग्राफ्टेड पे, लेकिन अब क्या है, फार्मर्स को बिलीफ है कि हाँ, इस पे इतना पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है अगर और ज़्यादा केयर करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा आगे का क्रॉप ले लें। और जो कलर्ड कैप्सिकम जैसी क्रॉप्स हैं जिसमें पर प्लांट आप अगर पर केजी जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ आप सेल कर रहे हैं, तो आप मानिए अगर आपको 1 केजी भी फालतू आ गया तो ग्राफ्टेड की वजह से आपको सिर्फ 10 रुपीज़ पर प्लांट देके आपको 100 रुपीज़ पर प्लांट का तो वही फ़ायदा है। लेकिन 200 रुपए किलो बेच पा रहे हैं लोग कलर्ड कैप्सिकम? आजकल फिलहाल का जो रेट था, अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल का अभी जो नवंबर एंड तक का था, मेरे को जो पता लगा, 200 रुपीज़ पर केजी का मार्केट अभी चल रहा है। बट एक बात बताइए, वो ग्राफ्टेड प्लांट की वजह से हो रहा है या वहाँ के, मतलब मैं भी ये भी समझा अभी रिसेंटली कि एलिवेशन थोड़ा ऊपर है वहाँ का ना, हाँ। एलिवेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है कलर्ड कैप्सिकम के लिए, अच्छा उसका रिजल्ट आता है। हम्म। वेदर भी शायद अच्छा होगा, मैं एग्जैक्ट वेदर नहीं जानता हूँ वहाँ का। बट क्या ये ग्राफ्टेड प्लांट की वजह से कि बाकी नहीं, एनवायरमेंट वो फैक्टर्स? जो रेट्स हैं वो तो ग्राफ्टेड की वजह से नहीं है, लेकिन जो यील्ड आ रही है ज़्यादा वो ग्राफ्टेड की वजह से है, जो क्वालिटी अच्छी आ रही है वो ग्राफ्टेड की वजह से है। लेकिन विदाउट ग्राफ्टिंग भी कुछ फार्मर्स जो अच्छा कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा उससे निकाल पा रहे हैं। और जो ट्रेंड है, मतलब पिछले साल भी इसमें 100 रुपीज़ पर केजी था कलर्ड कैप्सिकम। तो नवंबर का जो सीज़न रहता है इस समय, नवंबर दिसंबर का, इस समय ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो रहती हैं। लेकिन जो मैं आपको 5 केजी पर प्लांट बता रहा हूँ वो ये वाला सीज़न नहीं था, वो हिमाचल का सीज़न है। हिमाचल में मार्च में लगती है कलर्ड कैप्सिकम, फेब एंड या मार्च में, और वो हार्वेस्ट होती है आपका नवंबर में, नवंबर तक हार्वेस्ट होती है। नवंबर तक हाँ, harvest। तो उनका जो हार्वेस्टिंग विंडो है वो काफ़ी लंबा होता है कंपेयर टू ये वाला जो सीज़न अभी लगाते हैं हम लोग, ये जो हरियाणा पंजाब में लगता है, उसमें अगस्त में वो लोग प्लांटेशन करते हैं और इसको मार्च में करते हैं, और बीच में 2 महीना ऐसा रहता है जो अनप्रोडक्टिव रहता है, जो ठंड का रहता है। जैसे बैंगलोर में भी टिपिकली एक साइकिल लेते हैं, जनवरी का डालते हैं जी। और दूसरा अगस्त सितंबर का प्लांटिंग करते हैं। ओके। तो वहाँ पे हिमाचल में आप कह रहे हैं मार्च में एक होता है एंड फिर उसके बाद प्रेफरेबली फेब में होता है, लेकिन ग्राफ्टेड हम जो प्लांट दे पाते हैं वो हम मार्च में ही सप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उसको ग्राफ्टिंग जोड़ने के लिए थोड़ा टेम्परेचर गर्मी चाहिए।
तो हम हम्म। पहला जो प्लांट दे पाते हैं वो मार्च में ही दे पाते हैं। मार्च का लगा हुआ प्लांट वहाँ अक्टूबर नवंबर तक चल जाता है फार्मर्स समझ के गया। पास। ये पॉइंट पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर मुझे, ये प्रोसेस समझना है आपसे थोड़ा और डिटेल हम्म, में। जैसे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, आप 2 प्लांट को जोड़ रहे हैं, हम्म, कुछ एनवायरनमेंट जैसे आपने बोला गर्मी चाहिए होता है। ये प्रोसेस कोई भी प्लांट का उदाहरण लेके समझा सकते हैं, ग्राफ्टिंग आप कैसे करते हैं, कहाँ से क्या लेते हैं? मानो मैं सोच रहा हूँ 2 लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एक तो हम्म, किसान जो सीखना चाहते हैं, दूसरा शायद जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे आपने बोला ग्राफ्टेड नर्सरी में बहुत स्कोप है, बहुत जी, सारे लोग आ सकते हैं। जी। अगर और लोग आएँ तो अच्छी बात है, हमारा हाँ, हाँ, इंडस्ट्री बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आप समझा सकते हैं उनको कि प्रोसेस क्या होता है ग्राफ्टिंग का स्टेप बाय स्टेप? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे एक पार्ट है आप रूट रूट स्टॉक। स्टॉक और सायन समझ लीजिए हाँ, क्या वो होता है, समझ गया, यस। क्योंकि वो बोलने में मेरे को ना बार-बार रूट स्टॉक सायन मैं बोलूँगा। पहली चीज़ रूट स्टॉक है जिसका हम जड़ इस्तेमाल करने वाले हैं, सही बात है, और सायन वो है जिसका हम ऊपर का भाग, जो सही बात पत्ती है। वाला भाग है, वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या होता है, जैसे हम टमाटर के ऊपर बैंगन के ऊपर टमाटर लगाते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सेम परिवार से। सेम परिवार का है, तो बैंगन की हम बिजाई आज आज हम अभी सर्दियों में ये क्लाइमेट के हिसाब से टेम्परेचर आगे पीछे, वो जो डेज़ हैं वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अगर अगस्त के समय जब मौसम सब कुछ अच्छा है, तो मान लीजिए आज हमने बैंगन की बिजाई करी, 15 दिन बाद हम टमाटर की बिजाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बीज प्राप्त कर लिया किसी कंपनी से। हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ वीएनआर का। हाँ, वीएनआर सीड वीएनआर से से कोई भी हमने सीड कोई कंपनी भी है, सीड का हमने लिया। मैंने बीज डाल दिया, पहले बैंगन डाला, हाँ, फिर उसके 15 दिन बाद में टमाटर डाल रहा टमाटर हूँ। डाला, ठीक है, और वो दोनों हमारा 30 डेज़ के, टमाटर के 30 डेज़ बाद, मतलब 40 डेज़ बाद, 40 टू 45 डेज़ बाद वो ग्राफ्टिंग के लिए रेडी होगा। दोनों की जो स्टेम की थिकनेस होगी, वो लगभग बराबर होगी। वो हुँ, कितनी होनी चाहिए, जैसा हमारा पेन की रिफ़िल होती है जितनी, उतनी अगर उसकी थिकनेस है दोनों के तने की, तो वो दोनों की हम ग्राफ्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब इन दोनों के जब पौधों की हमने साथ में रखे और दोनों की तने की जो गर्थ है वो बराबर है, हुँ, तो अब हम क्या करते हैं, एक शार्प ब्लेड लेके, जो हमारा कॉमन ब्लेड होता है, उससे इसमें कट मारते हैं 45 डिग्री का। दोनों को काटते हैं, एक को दोनों प्लांट्स को काटा, एक का हमने पत्ती फेंक दिया और एक का हमने जड़ फेंक दिया। टमाटर की हमने जड़ का कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको फेंक दिया, और बैंगन के हमने पत्ती फेंक दिया। अब हुँ, जो बैंगन का जड़ है और जो टमाटर की पत्ती है, हुँ, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सिलिकॉन ट्यूब आती है। तो वो ट्यूब से हम क्लिप, आप कह लीजिए क्लिप को लगा के इन दोनों को जोड़ देते हैं। हुँ, अब जैसे इंसानों में भी सर्जरी होता है, जी, सर्जरी के बाद तुरंत तो आपको डिस्चार्ज नहीं करते, कुछ टाइम के लिए आईसीयू में रखना ज़रूरी है। हुँ, इसी तरीके से जो हमने इनको प्लांट्स को जोड़ा है, अब हम इसको कुछ दिन के लिए हीलिंग प्रोसेस पे डालेंगे। हीलिंग में क्या हम ध्यान रखते हैं कि एक तो इसका पानी नहीं सूखना चाहिए, जब तक ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो उसके लिए जो ह्यूमिडिटी है वो हमें 90% के अबव रखनी होगी। ग्रीन हाउस के थ्रू होता है वो। ग्रीन हाउस के अंदर ही बनेगा। वो फैन एंड पैड सिस्टम लगाना होता फैन है? एंड पैड, अगर गर्मी है तो गर्मियों में फैन एंड पैड से आप ये टेम्परेचर लो कर सकते हैं, और ऊपर से हमें फॉगर्स लगाने पड़ते हैं, जिससे इसके ऊपर पानी हुँ, पड़ता रहे और ह्यूमिडिटी 90% के आसपास इसमें बनी रहे। जी, दूसरा, टेम्परेचर आपको 25 के आसपास रखना होता है, और तीसरा, लाइट इंटेंसिटी जो है वो आपको 4000 से 6000 लक्स रखनी होती है। हुँ, तो ये 3 फैक्टर हम हीलिंग के टाइम पे पौधे को देते हैं, और धीरे-धीरे जैसे पौधा हील होता है, इसमें 7 दिन का प्रोसेस होता है। तो 3 दिन तो हम प्लांट को बिल्कुल ही अभी क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एक क्लॉथ डाल देते हैं, टनल बना के क्लॉथ डाल देते हैं, उस क्लॉथ को गीला करते रहते हैं। हुँ, 3 दिन को तो उस क्लॉथ को खोलते नहीं हैं। चौथे दिन से धीरे-धीरे उस प्लांट को बाहर के क्लाइमेट के लिए तैयार करते हैं। तो उसमें धीरे-धीरे हम उसको लाइट दिखाना शुरू करते हैं, धीरे-धीरे उसमें पानी कम करना शुरू करते हैं। जब वो हार्डी हो जाता है, फिर वहाँ से निकाल के हम उसको हार्डनिंग के लिए शिफ्ट कर देते हैं। हार्डनिंग में अगेन आपको 7 दिन का टाइम और लगता है, हुँ, जिसमें प्लांट क्या है, बाहर के वेदर के हिसाब से, जो हमारी बाहर की लाइट है, बाहर का वेदर है, उसके हिसाब से ढल जाता है, और जो ये ग्राफ्टिंग का जॉइंट है, ये काफ़ी पक्का हो जाता है। हुँ। तो ये जब हमारा हार्डनिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, उसके बाद हम ये प्लांट जो है किसान को सप्लाई कर देते हैं। समझ गया, मतलब ये सारे प्रोसेस में लगभग ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? 40 दिन तो 60 डेज़ का प्रोसेस है ये। 40 से 60 दिन तक हाँ, हो जाता है। जी। समझ गया। सर कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अज़्यूम जैसे आपने बोला कि एक किसान के लिए ग्राफ्टेड प्लांट प्राप्त करना ज़्यादा महँगा होगा। हुँ, महँगा इस उम्मीद से वो इन्वेस्ट करेगा कि उसको पैसे भी बेटर मिले, बिल्कुल। राइट? जैसे हम बाहर डिस्कस कर रहे थे, आप बोले टमाटर में लोग को नॉर्थ में बहुत अच्छा प्राइस मिला। हुँ। जबकि हम टमाटर टिपिकली सुनते हैं तो सब लोग बोलते हैं यहाँ कोलार-वोलार में 3-4 रुपए किलो मंडी पे जाता है। तो वहाँ कैसे कमा पा रहे किसान, और मैं ग्राफ्टेड सीडलिंग के साथ मेरा कॉस्टिंग और रेवेन्यू कितना हो सकता है एक अच्छे सीज़न में? देखिए, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो पंजाब के फार्मर्स हैं, हमने भी, मैं खुद भी लगाता था, एक बार मैंने टमाटर लगाया था। जो हमारा फ़ेब-मार्च इस समय निकलता है, उस समय रेट हमारा भी ₹1, ₹2, ₹3 किलो रहता है।
पर वो जो हिमाचल में वो ले सकते हैं, जो पंजाब वाले या फिर बाकी जगह नहीं ले सकते, वो है जो बारिश के टाइम का टमाटर है। बारिश के टाइम पे आप हर साल देखेंगे कि जब न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है कि टमाटर महंगा हो गया, बहुत महंगा, और टमाटर और प्याज दोनों के रेट उस समय बहुत हाई हो जाते हैं। सही बात है। तो उस समय जब टमाटर निकलता है तो उस समय या तो बेंगलोर से आ रहा होता है या फिर हिमाचल से वो सप्लाई हो रहा होता है। और अभी एक नई मार्केट नासिक के आसपास से भी शुरू हुआ है आना, ये मानसून वाला टमाटर। मानसून वाला टमाटर। तो अभी जो हिमाचल के फार्मर्स हैं उनको उगाना है कब? टमाटर मानसून में निकलना जरूरी है। अब उन्हें रोक कौन रहा है ये निकलने से? एक बीमारी बैक्टीरियल विल्ट है, जो जैसी बारिश होगा तो वो सारा जो टमाटर है आपका खत्म कर सकती है। उसका एक सॉल्यूशन ग्राफ्टिंग है। समझ गया। यदि आप ग्राफ्टेड प्लांट लगा लेंगे तो आप 100% श्योर हो जाइए कि ये बीमारी आपके खेत में नहीं आएगा। अब आपने इतना महंगा प्लांट लिया तो आपको रिटर्न कितना आएगा? तो वो हमने जो पहले भी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो मार्च में प्लांट लगा है, अगर वो जुलाई में 1 किलो ही तोड़ पाया है किसान और प्लांट एकदम खत्म हो गया है, तो उसमें उसका जो फार्मर का इनकम है कुछ भी नहीं हुआ। उसका सिर्फ जो खर्च हुआ वो भी वो पूरा नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो बीमारी उसका जुलाई में आ गया। सही बात है। अब ये ग्राफ्टेड प्लांट लगाने के बाद यदि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाता है इस प्लांट के ऊपर, मान लीजिए वो किसी भी तरह से इसको ग्राफ्टेड प्लांट नहीं मानते, या कोई आप मान लीजिए कोई ऐसी, मैं उसको स्प्रे बोल दूं या फिर उसको कोई ऐसी दवाई बोल दूं, ये तू 10 रुपए पर प्लांट का खर्चा कर ले और इससे तेरे को 5 किलो 6 किलो और टमाटर आ सकता है, और ये तेरा सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। तो उस समय कोई भी फार्मर देने के लिए रेडी हो जाएगा। और वही जब आपका निकल रहा होगा प्रोड्यूस, मैं उनको ऐसा समझाता हूँ कि जब आपका बारिश के टाइम पे टमाटर निकल रहा होगा तो पाव भर टमाटर का जो रेट है, पाव भर के आसपास की कॉस्ट होती है 10 से 12 रुपए। तो उनको ऐसा समझाते हैं कि पाव भर टमाटर का पैसा आप और एक्स्ट्रा लगा के आपको 5-7 किलो टमाटर और मिल सकता है इस प्लांट से। तो वो फार्मर को इकोनॉमिक्स समझ में आती है। कितना कमा लेते हैं उस सीजन में वो? देखिए एवरेज जो फार्मर 1 बीघा का, वहाँ क्या है बीघा सिस्टम है, बीघा मतलब 5 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो 1 बीघा से एक फार्मर एक टमाटर की क्रॉप से एवरेज 3 लाख रुपए निकाल लेता था ग्राफ्टिंग से पहले। ग्राफ्टिंग से पहले? ग्राफ्टिंग से पहले। तो ग्राफ्टिंग आने के बाद ये फिगर और बढ़ सकता है। तो इसमें क्या है कि 3 लाख मतलब अगर आप कन्वर्ट करें एकड़ में तो 15 लाख रुपीस पर एकड़ ओपन फील्ड से निकालते हैं। रेवेन्यू ग्रॉस है ये। तो इसमें उनकी लागत जो है वो मान लीजिए जो बांस का खर्चा है, बांस भी आपका फिक्स होता है, उसमें आपका बार बार वो रिकरिंग नहीं है, 5 ईयर्स के लिए वो आपका काम आ सकता है। और जो खाद वगैरह का खर्चा है वो उसका रिकरिंग है, और प्लांटिंग मटेरियल का खर्चा रिकरिंग है, और खुद की जो अगर वो इन्वॉल्वमेंट माने तो वो भी है, लेकिन फिर भी एक अच्छी एक कमाई वो कर रहे हैं वहाँ के किसान। मैं अज्यूम कर 7-8 लाख रुपए कमा लेता होगा। हाँ एवरेज आप मानिए, अगर हम 1:1 पे अगर डिवाइड करते हैं, अगर 50% वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 50% वो प्रॉफिट आगे कमा रहा होगा, तो अगर 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, 7-7.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, 7-7.5 लाख रुपए उसको बच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी इनकम मैं मानता हूँ अगर ये कंसिस्टेंट है पिछले कई सालों से। तो एक अच्छी क्रॉप है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें अगर हम एडवांसमेंट करते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी लाते हैं जिसमें हम प्लांट का ईल्ड भी बढ़ा सकते हैं, ये हम कभी क्लेम नहीं करते, क्योंकि डिपेंड करता है फार्मर के मैनेजमेंट के ऊपर, कि फार्मर के ऊपर है आप कितना, मतलब इसमें पोटेंशियल है। आपको हमने एक ऐसा प्लांट दे दिया जिसका पोटेंशियल है आगे 15 किलो 20 किलो तक ले जाने का, लेकिन आप उससे कितना ले पा रहे हैं वो फार्मर के ऊपर है। तो आप यदि इसमें से 10 किलो या 15 किलो निकाल सकते हैं, तो 15 किलो यदि आपने निकाल दिया, पहले आप 5 निकालते थे, तो 3 गुना ज़्यादा आपने ईल्ड इससे निकाला। तो 3 गुना ईल्ड मतलब 3 गुना ज़्यादा कमाई, और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो सेम रहेंगे, ईल्ड आपका बढ़ जाएगा। मैं जो समझ रहा हूँ सबसे की चीज़ है कि जो भी नंबर्स आप बोल रहे हैं वो किसानों को समझना ज़रूरी है कि सही सीज़न क्या है। मानसून में अगर आप वो उत्पादन निकाल पा रहे हैं तब आपको ये रेट्स मिलेंगे। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया, सही समय पे आप ग्रो नहीं किया और आप उम्मीद करें कि मेरा उतना ही पैसा आ जाएगा, वैसा नहीं होता है कभी भी। फार्मिंग में हम जो हमारी जो कंपनी का लोगो भी है ना, उसका जो टैगलाइन भी हमने लिखा है, उसमें लिखा है प्लान फिर ग्रो फिर अर्न। लोग ग्रो अर्न कर रहे हैं, प्लान नहीं करते। कैसे करूं सर प्लान? सबसे पहले आपको जो लोकल में फार्मर्स कर रहे हैं अच्छा, पहले वहां जाके उनसे मिलके आपको सीजन समझना होगा। मंडी में जाके लोगों से जहाँ बेचना चाहते हैं उनसे समझना होगा कि भाई साहब मैं इस समय टमाटर मेरा निकलेगा तो कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को पैसा मिलेगा। तो वो एक ट्रेंड आपको पता लग जाएगा कि हाँ पिछले साल इतना था, उसके पिछले इतना था, और फिर आप प्लानिंग करिए कि यदि मेरा खर्चा इस क्रॉप में इतना होने वाला है और इतना अगर निकल जाए तो मैं खुश हूँ। वैसे मान लीजिए आप अपना 2 लाख रुपए बजट लेके चल रहे हैं कि 1 एकड़ में मेरे को 2 लाख खर्चा आएगा इस क्रॉप में, यदि 4 लाख इसमें से मैं निकाल रहा हूँ
तो वेल टू डू है, बाकी उसके ऊपर तो लग काम करेगा ही करेगा आपका। लेकिन एवरेज आप मानिए, बहुत वर्स भी नहीं, बहुत वो भी नहीं, अगर आपको 1:1 बचता है तो वो बहुत अच्छी क्रॉप है, उसको करना चाहिए। बट ज़्यादातर किसान जो जिसके साथ आप काम करते हैं वो मंडी में ही बेचते हैं, बाकी बेचने का और कोई तरीका है? उसमें मेरे हिसाब से, मेरे तो कोई हम्म। नॉलेज में ऐसा आया नहीं जो खुद रिटेल कर रहे हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो बेचना है ना वो अपने में अगर अलग बिजनेस है। आप मानिए कि ये रोज का, अगर मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, अगर रोज का मैं 1 कुंटल निकालता हूँ टमाटर, तो 1 कुंटल टमाटर अगर मैं मंडी में बेचता हूँ तो मुझे क्या है, सिर्फ एक आदमी को डील करना है। वही मैं अगर 1 कुंटल 1-1 किलो करके लोगों को बेचता हूँ या आधा किलो बेचता हूँ, तो 100 लोगों को डील करना भी अपने में एक अलग बिजनेस होता है। सही बात है। तो वो अगर फार्मर कर पाए, फार्मर के साथ कोई जुड़ के इस तरह का काम कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी एक मार्केट बना सकता है, उसकी वो रिटेल जो पैसा है वो उसको मिल सकता है। लेकिन अभी मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं कर रहा है समझ गया। ज़्यादातर मंडी में ही लोग बेच रहे हैं। मंडी में। मानिए सर, मुझे प्रोपगेशन में आना है, ग्राफ्टिंग में आना है, नर्सरी बिजनेस, क्योंकि आई थिंक एक जो बहुत सारे लोग से बात करके मैं सीखा हूँ कि भारत में अच्छे प्लांटिंग मटेरियल का एक गैप है। मतलब बहुत सारे किसान इसलिए भी फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको सही सीडलिंग, सही प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जी। अगर मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, मैं कितना पैसा कमाने का उम्मीद कर सकता हूँ, क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड ज़ीरो से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। थोड़ा एक नर्सरी एज अ बिज़नेस और ग्राफ्टिंग एज अ बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं? देखिए, नर्सरीज की पहले बात करते हैं। प्लेन नर्सरीज अगर आप खुद की चालू करते हैं तो शुरुआत में 3 साल आपको कम से कम नाम बनाने में लग जाएगा। कोई भी नई आप अगर नर्सरी स्टार्ट करते हैं तो कुछ फार्मर्स को आपको मिलना होगा, कुछ फार्मर्स को आप क्वालिटी अगर कंसिस्टेंटली 3 साल तक देंगे तो आप पे वो डिपेंडेंसी उनकी बनेगी या ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि अभी वो किसी ना किसी से तो पहले ले रहे होंगे। तो अभी आपको 3 साल आप मान के चलिए इसमें काम करना होगा, कोई भी नई अगर नर्सरी चल रहा है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकली सीखनी होंगी। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि वही एक्सपोज़र आपको लेना होगा। कई अच्छी नर्सरीज़ को आप विज़िट करिए, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, साउथ में आइए। यहाँ अच्छी नर्सरीज़ में आप जाके सीखिए कि वो किस तरह से ईसी को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह का पानी उनका है। पानी की और जो आपका कोकोपीट है, इसका सबसे बड़ा रोल है नर्सरी में। यदि आपका पानी खेत का अच्छा नहीं है, तो फिर आप नर्सरी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो ये सब प्लानिंग का जो पार्ट है, ये आप पहले कर लीजिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, उसके बाद यदि आप करते हैं, तो आपका पोटेंशियल कितना है। जैसे आप मान लीजिए 3000 मीटर स्क्वायर का अगर ग्रीन हाउस है, तो उसमें एट वन टाइम मैं उसमें करीब उसमें 32 लाख पौधे बना सकता हूँ। 32 लाख पौधे एक 3000 स्क्वायर मीटर? 3000 मीटर स्क्वायर के ग्रीन हाउस में एक टाइम पे। तो उसमें 32 लाख पौधे अगर हम बनाते हैं, और एवरेज जो कॉस्ट बनाने का हम लोग लेते हैं वो 1 रुपये या 1 रुपये 20 पैसा रहता है, जिसमें से 1 रुपये 20 पैसे में से लगभग आपका जो खर्च है वो सारा कुछ मिला के आपका मतलब 40% मार्जिन बच जाता है। तो 40% मैं कहता हूँ कि जो आपको नर्सरी बिजनेस में अगर आना है, कोई भी पेरिशेबल आइटम में करना है, 40% बिजनेस मार्जिन में काम करना अच्छा रहता है आपके लिए। और 40% आप प्लान करके चलिए, तो आपको अगर 32 लाख का हुआ, मैं मैथ्स में थोड़ा सा अभी मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, लेकिन 32 लाख इंटू 1.2 1.2 आप कर लीजिए, और उसका 40% निकाल लीजिए। इतनी इनकम आपको हो सकती है एक सीजन में। 1.2 आपका सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है एवरेज प्लस सीड सीडलिंग का कॉस्ट। बात कर रहे हैं आप या ग्राफ्टिंग का? ना नॉर्मल सीडलिंग, नॉर्मल नर्सरी का। नॉर्मल सीडलिंग में आपको 1 रुपये 20 पैसा बनाने का अभी कॉस्ट। कर लेते हैं। आपने बोला 32 हाँ। लाख प्लांट आपका बन रहा है। अभी हम रेगुलर सीडलिंग का नर्सरी बिजनेस हाँ, कर रहे हैं। 32 हाँ। लाख इंटू 1 रुपये 20 पैसा। कौन से ये प्लांट्स होंगे 1.2 रुपीज के? ये आप कुछ भी बनवा सकते हैं, जैसे टोमेटो का आप बना लीजिए, कैप्सिकम का बना लीजिए। इतने कैप्सिकम सस्ते में होते हैं प्लांट? इसके अलावा सीड कॉस्ट अलग है, मतलब सीड कॉस्ट तो अलग रहेगा ही रहेगा। ये सिर्फ आपके जो बनाई कॉस्ट है, हाँ। ये वो है, मतलब जो आपको इन्वेस्ट करनी है। बाकी जो सीड है वो तो आप चार्ज करेंगे ही फार्मर से, या फिर फार्मर अपना सीड आपको दे देगा। 32 लाख प्लांट हो गए, मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, उसका हो गया 38 लाख 40 हजार। हाँ, इंटू 40% इंटू 0.40, रफली 15 लाख 30 हजार रुपये। हाँ, मेरा 3,000 स्क्वायर मीटर से कमाई हो सकता है एक सीजन का। एक सीजन। ये एक सीजन का है। अब आप कितने सीजन आपके ले सकते हो, जैसे आपने अगर 3 सीजन ले लिए तो ये इंटू 3 आप कर सकते हैं, और आप 2 सीजन लेते हैं तो इंटू 2 कर दीजिए। पर ईयर मतलब पर ईयर आप कितने सीजन ले सकते हैं, और ये 3000 मीटर स्क्वायर का ये इकोनॉमिक्स बैठता है। बैठ सकता है। और इसी तरह से अगर आपका काम अच्छा रहा, आप कितना आगे इसको इंटू 3000 को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप उसको मल्टीप्लाई करिए। और ग्राफ्टिंग नॉर्मल का सीडलिंग कैसा होता है? ग्राफ्टिंग सीडलिंग में क्या है, अभी तो हमारा जब आपकी वो होता है कि कितना आप सेल करेंगे। जैसे हमारा जो ब्रेक इवन आएगा वो हम सोच रहे हैं कि जब हमारा 20 लाख प्लांट सेल होने लग जाएगा ग्राफ्टेड, तब हमारा
कॉस्ट जो है हमारा बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। अभी फिलहाल जो आ रहा है हमें 10 रुपये बनाने का खर्चा आता है पर प्लांट, और 1 रुपये हमें मार्जिन हम कमा रहे हैं उसमें। आधा रुपये के आसपास हमें पहुंचाने का खर्चा आ रहा है, हम पहुंचा के भी देते हैं फार्मर को। ठीक है। लेकिन ये आगे आने वाले टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं कि यही कॉस्ट जब हमारा फुल जो इनपुट कॉस्ट है, जो इंफ्रा का कॉस्ट है, वो कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो फुल अगर उसमें नर्सरी में हमारा ये ग्राफ्टेड ही होगा, तो यही कॉस्ट हमें करीब करीब 8 रुपये 9 रुपये पे आ जाएगा, 8 रुपये के आसपास आ जाएगा, और 12 रुपये में हम सेल करेंगे तो 3-4 रुपये का पर प्लांट का मार्जिन रहेगा। 3-4 रुपये पर प्लांट। हाँ। तो ब्रेक इवन मेरा 3-4 साल में हो सकता है? नहीं, हाँ, आपके मतलब उस एरिया के ऊपर और किस तरह आप काम कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे नर्सरीज हैं वहाँ पे आपका ये ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। जैसे आप एग्जिस्टिंग कोई बढ़िया नर्सरी है उसके अगर आसपास काम शुरू करते हैं और लोगों को किसी तरह से अपने ट्रस्ट में आप ले आते हैं, तो वहाँ आपका ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको लोगों को ग्राफ्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो ऑर्डर सप्लाई करने। तो वहीं अगर हम नई ऐसी जगह पे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अभी ग्राफ्टेड का बिल्कुल हम नया इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि 5 ईयर्स हमें कम से कम लगेगा वहाँ समझ पहुँचने गया। के लिए, लेकिन उसके बाद वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट है। समझ गया। एक ग्राफ्टेड प्लांट का भी कॉस्ट क्या होता है? कैप्सिकम का उदाहरण लेते हैं। कैप्सिकम में अगर वो ग्रीन कैप्सिकम है जिसका सीड अगर 1 रुपये या 1 रुपये 20 पैसे का है, तो वो 12 रुपये का पर प्लांट है। अगर उसका कलर्ड कैप्सिकम है, अगर वो 7 रुपये या 7.5 रुपये का है, तो वो 18.5 रुपीज़ का पर प्लांट पड़ता है। समझ गया। तो 18.5 रुपये का आप एक प्लांट बेचते जी। हैं किसान को। हम्म। और ऐसे कितने प्लांट आते हैं 3000 स्क्वायर मीटर में? ये आपके एक बार में 16 लाख बन जाएंगे, क्योंकि उसमें हाफ रूट स्टॉक का होगा, हाफ सायन का होगा। तो आप कंफर्टेबल हैं शेयरिंग की ये सारी चीज़ करके? आपका रेवेन्यू ग्राफ्टिंग बिजनेस से अप्रॉक्सीमेटली कितना? पिछले साल हमारा 60 लाख था, इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख का हमारा रेवेन्यू रहेगा, और उसमें से लगभग हमारा जो खर्च आ रहा है, अभी फ़िलहाल तो मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन वो आप मान के चलिए कि हमारा खर्चा लगभग 60 लाख 70 लाख रुपए हो जाता है तो रफली साल का। 40-50 लाख नेट प्रॉफिट हाँ, आपका लेकिन है। अभी वो प्रॉफिट नहीं है, वो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट हमने की हाँ है, हाँ, मतलब हाँ, उसमें वो अभी मतलब देनदारी है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत कम लोग हैं जो इतना ऑनेस्टली बताएंगे कि हाँ। आपने इतना पैसा डाला, जी। फिर उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। क्या आप बता सकते हैं कितना कैपिटल लगता है एक मतलब ये सेटअप करने में पूरा? एक ग्रीन हाउस का बनाने का खर्चा जो नेचुरली वेंटिलेटेड है, वो उसका 1000 से 1200 रुपये मीटर स्क्वायर का आसपास खर्च आएगा आपको। उसमें लगभग अगर 3000 मीटर स्क्वायर का आप ग्रीन हाउस बनाते हैं तो लगभग 30 लाख रुपये आप मान के चलिए। उसमें गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज़ हैं, लेकिन वो कितनी आएंगी क्या आएंगी उसके ऊपर, मतलब 10-12 लाख रुपए आ जाती हैं उसमें भी। तो 20 लाख मान लीजिए आपका खर्च होगा उसको बनाने में। उसके बाद इसमें आपको अगर अच्छी नर्सरी करनी है तो अंदर आपको बेंचेस इस्तेमाल करनी होंगी। ज़मीन पे आप करेंगे तो बहुत अच्छी नर्सरी नहीं बनेगी, तो बेंचेस वगैरह ये सब अगर बनाते हैं तो करीब करीब 16 लाख रुपए का और खर्च आता है। और जो हीलिंग एरिया है उसके लिए आपको फैन एंड पैड लगाना ज़रूरी है। तो फैन एंड पैड अगर उस एरिया को सिर्फ आप करते हैं तो करीब करीब 8 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए और लगेगा। तो रफली 55 से 60 लाख रुपए नेट हाँ, एक 3000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी का इतना अच्छा। आपको खर्च आएगा। और आपके टोटल अभी 6000 आप बोले? हाँ, 6000 मीटर स्क्वायर में अभी नर्सरी हमारी। तो आपने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो अभी 1 करोड़ 30 लाख अभी हमारा इन्वेस्ट हुआ है टोटल ये नर्सरी स्टार्ट करने में। और बाकी ये जो रिकरिंग कॉस्ट हैं ये तो लगती रहती है, जो फार्मर से आ रहा है वो लग रहा है। समझ गया जी। तो मतलब अगर मैं एक यंगस्टर हूँ, सोच रहा हूँ खेती में आना है, आपको क्या लगता है मुझे ग्रोइंग की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए या मुझे देखना चाहिए नर्सरी बिजनेस में भी आ सकता हूँ मैं, वो भी एक मौका है? मैं इसमें कहूँगा कि अगर आपको ग्रोइंग का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप एक अच्छे नर्सरी मैन भी बन सकते हैं। आप अगर सीधे नर्सरी में आएंगे तो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को आप उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सही बात अब है। जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एमपी में भी काम कर रहे हैं इसका नर्सरीज का। तो वहाँ क्या था, अभी पहले ट्रेडिशन की लोग मिट्टी में ही नर्सरी बनाते थे और उसको खेत में लगाते थे। तो उनसे मैं जानना चाहता था कि आपने इन लोगों को, जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, इन लोगों को कोकोपीट में कैसे आपने कन्वर्ट किया? तो उन्होंने बताया कि जो हम मिट्टी वाला पौधा लगाते हैं वो करीब करीब 15 दिन बाद पौधा ग्रोथ करना शुरू करता है, और वहीं कोकोपीट वाला हम लगाते हैं तो वो 7 से 8 दिन में नई ग्रोथ शुरू कर देता है। सही बात है। उससे आपका जो हार्वेस्टिंग है वो भी 7-8 दिन पहले आ जाता है, और उस जगह जहाँ वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ अर्ली मूवर एडवांटेज ज़्यादा है कि जिसका हार्वेस्ट पहले आएगा उसको ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है। तो ये जो 8 दिन पहले के रेट्स उसको मिल जाते हैं, उससे उसका जो नर्सरी ग्रोइंग कॉस्ट है वो जीरो हो जाता है। तो लगभग उसको जीरो में मतलब जीरो कॉस्ट में एक नर्सरी, अच्छी हेल्दी नर्सरी मिल जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स को किसान वहाँ के समझ रहे हैं, और ये हम
प्रोपोगेट कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में भी फार्मर्स को कि इस तरह से आप अगर नर्सरी आउटसोर्स करते हैं, किसी अच्छी नर्सरी मैन से आप नर्सरी बनवाते हैं, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको उस पे ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देना, आप तब तक अपनी क्रॉप को लंबा खींच सकते हैं, और एक अच्छी हेल्दी नर्सरी जो कि मौसम की मार हो या उसकी वजह से जो आप खेत में करते हैं तो काफ़ी लॉसेस होते हैं, उससे आप बच सकते हैं। समझ गया। समराइज करते सर सारे कुछ पॉइंट्स मुझे अब मैं कोशिश कर रहा था कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनको एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम ग्राफ्टिंग के बारे में समझे। ग्राफ्टिंग के बेनिफिट्स जैसे आपने बताया कि दो प्लांट के बेनिफिट्स को कंबाइन कर सकते हैं, इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ता है, आप ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड कर सकते हैं जी। है ना। फिर आपने नर्सरी बिजनेस के बारे में भी डिस्कस किया कि मतलब अगर जा रहे हैं तो 4 से 5 साल के ब्रेक इवन आपको एटलीस्ट लगेगा, जी। है ना। आपने ये भी बताया कि अलग एक अगर ग्राफ्टिंग करना है तो सिमिलर फैमिली से करना चाहिए, बाकी नहीं कर सकते हैं। हाँ। और कुछ की पॉइंट सर, मतलब पॉडकास्ट कंक्लूड करने वाले हैं हम, अगर आपको ग्रोअर्स को बताना है या यंगस्टर्स को देना है ग्राफ्टिंग बिजनेस के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखिए, ग्राफ्टिंग में तो ग्रोवर्स को मैं यही राय दूंगा कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको कर रहे हैं और नए लाने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। ये बहुत 1950 से चाइना में हो रहा है, 1920 से साउथ कोरिया में हो रहा है, और अदर कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, काफ़ी पुराने टाइम से कर रहे हैं, और वो 100% एरिया अभी ग्राफ्टेड में ही कन्वर्ट हो गए हैं कई। सही बात है। तो ये अगर चीज़ इतनी कामयाब है तो ये आप ट्रायल करें इसका, कि मेरे को इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। आप कुछ एरिया ज़रूर इसके साथ लगा के ग्राफ्टेड का लेके देखें, ईल्ड में मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे मैं एक फार्मर हूँ और मैं लैंड मेरे पास लिमिटेड है, मैं 5 एकड़ का किसान हूँ। 5 एकड़ में मैं अभी 40 टन सब्जी उगा रहा हूँ, कोई भी, रिगार्डलेस कौन सी सब्जी उगा रहा हूँ। लेकिन उससे 40 टन को अगर मेरे को 80 टन लेना है उसमें ईल्ड, तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन है। या तो मैं 5 एकड़ की लैंड खरीदूँगा, उसको डेवलप करूँगा, उस पे खर्चा करूँगा, उसके बाद मैं इस पे जा सकता हूँ। उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं एक ऑप्शन आपके पास है कि आप ग्राफ्टेड प्लांट अगर यूज़ करते हैं, प्लांटिंग मटीरियल अगर अच्छा यूज़ करते हैं, उससे आप ये अचीव कर सकते हैं। तो इसको आप एक ट्राई ज़रूर दीजिए, और इससे आपका ये ग्राफ्टिंग में हम भी कहते हैं कि ग्राफ्टिंग जो है, आने वाले टाइम पे ग्राफ्टिंग ही भविष्य है इसका, वेजिटेबल फार्मिंग का। समझ गया। एक और जो 2 पॉइंट मैं भूल गया कि जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हो उसको सीज़न के हिसाब से फ़ॉलो करके ग्रो करो। हाँ, उसके बिना सीज़न प्लान, आप प्लानिंग। पहली चीज़ प्लान करिए हुँ, कि आपको किस सीज़न में लगाना है, किस सीज़न में हार्वेस्ट होगा, कहाँ मेरे को बेचना है, और क्या मेरे को प्राइस एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। इकोनॉमिक्स अपनी आप पहले जो वर्कआउट है, हुँ, वो ज़रूर करिए। किसान खर्चा करते रहते हैं, लेकिन कितना आ गया उससे भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, या फिर कितना चला गया उससे वो निराश भी कम ही होते हैं। सही तो बात ये है। अगर प्लानिंग आपका पहले हो जाए कि मैं इतना ही खर्च करूँगा, इतने में अगर मेरे को इतना आ जाए, तो ये मैं आगे इसमें और खर्च करूँगा, या फिर इतना, ये मेरे लिए अच्छी क्रॉप होगी। हुँ, हुँ, और वहीं अगर इतना लॉस, अगर मैं, वैसे तो कोशिश करिए कि ये लॉस आप कम से कम कर पाएँ। आप जितनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ करेंगे उतना लॉस कम होने का चांस है। फिर भी अगर कैलेमिटी होती है या नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से अगर आपको लॉस हो, तो आप उतना ही उसमें इन्वेस्ट करिए जितना आप लॉस बियर कर भी सकें। थैंक यू आपके टाइम के लिए। मैं अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी एक और एक्सपर्टीज़ है जिसमें हमने एक अलग पॉडकास्ट हम शूट करेंगे जो कि है गुआवा फार्मिंग। उसको हम अगले हफ्ते रिलीज़ करेंगे। लेकिन ग्राफ्टिंग के बारे में आपने काफ़ी नॉलेज दिया। मैं उम्मीद करता हूँ किसान नए चीज़ सीखें। हुँ। मैं भी किसानों को यही बोलता हूँ कि देखिए यूट्यूब ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। हुँ। बट भारत में किसान को ट्रस्ट लोग नहीं करते हैं। किसान लोग को ट्रस्ट आसानी से नहीं करते हैं, मैंने जो देखा है, राइट? तो आपका मैं नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो भी शेयर कर दूँगा जो भी है। एंड जो लोग इसको करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला पहले जाके देखिए, हुँ। और अगर देख के आप सैटिस्फाइड हैं तो छोटे सा ट्रायल लीजिए। क्योंकि आपने वो जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, आपने एक ट्रायल ऑर्डर से स्टार्ट किया था, ज़रूर। राइट? तो ये मेरा मैसेज होगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।